वो मेरी बदसलूकी में भी दुआ देती है, वो मेरी बदसलूकी में भी दुआ देती है, अपनी आगोश में लेकर सब गम भुला देती है, अपनी आगोश में लेकर सब गम भुला देती है। ये माँ के लिए 4 लाइनें 2 लाइनें मैंने बोली हैं कि एक माँ जो होती है, वो उसे दुनिया में सबसे ऊँचा दर्जा दिया गया है। तो आज की जो मैं ये कहानी आपको बता रही हूँ, सच्ची घटना, ये लखनऊ के केसर बाग की है, जहाँ से रोशनी खान जो होती है, उसकी ये कहानी है। सबसे पहले मैं उसके जीवन पर ही बताती हूँ। रोशनी खान दिल्ली की रहने वाली थी और वो एक क्लब में डांस करती थी और क्लब में डांस जब वो करती थी तो वहाँ पर उसे पीने खाने का चरस, गांजा, अफ़ीम वो सारी चीज़ें लिया करती थी। बार डांसर थी इसलिए, तो वो ये सारे नशे करती थी। इसी बीच उसकी जो शादी होती है, वो शाहरुख नाम के लड़के से उसकी शादी हो जाती है और वो उसको पूरा तरह से विश्वास दिलाती है कि मैं शादी के बाद मैं ये सारी चीज़ें छोड़ दूँगी। शादी होने के बाद में जो शाहरुख के घर में शाहरुख के भाई, बहन, माँ और पूरा परिवार था, तो शादी के बाद में जो शाहरुख था वो दिन-रात मेहनत करके पूरे परिवार ने मिलकर लखनऊ में 4 मंजिल मकान बनाया था। क्योंकि दिल्ली से वो शादी होके लखनऊ पहुँच जाती है और 4 मंजिल मकान जो उन्होंने बना रखा था लखनऊ में केसर बाग में, तो 2 मंजिल का मकान तो किराए पर चढ़ा रखा था और 1 मंजिल में सास के साथ में उसके और भी बेटी रहते थे और सबसे ऊपर उन्होंने रोशनी को रहने के लिए मकान दिया हुआ था। रोशनी अपने मकान में रहती थी और कभी-कभी ऐसा होता था कि वो अपने पति से कहती थी कि चलो कोई बात नहीं, हम दोनों मिलकर ही पी लेते हैं। तो वो मना करता था तो वो कहती थी कभी-कभी में कुछ नहीं होता, तो रोशनी शाहरुख से पीने के लिए भी बोला करती थी। तो शाहरुख मना कर दिया करता था कि तुम्हें भी ये चीज़ छोड़नी होगी, तुमने मेरे से प्रॉमिस किया था कि तुम आगे से ये सब चीज़ें नहीं करोगी। होते करते ज़िंदगी आगे बढ़ने लगी और अपनी रफ़्तार से चलती रही। इसी बीच में उसके एक बेटी हो जाती है। बेटी जब उसके होती है तो बेटी कहीं न कहीं उसके पैरों का बंधन बन जाती है। उसको जब शाहरुख़ काम पे चला जाता था, तो वो उस बेटी को कमरे में बंद करती थी और क्लब में लखनऊ में भी उसने क्लब ढूँढ लिया था। क्लब में पहुँच जाती थी और वहाँ पर भी वो पी खाकर अपना आराम से रात को आती थी। जब वो रोती रहती थी बच्ची कमरे में ऊपर, तो उसको निकालने के बाद जब वो माँ से लिपट कर रोती थी तो उसको खूब मारा करती थी, खूब अपनी बेटी को वो पीटा करती थी। और पीटने के बाद में फिर वो वहाँ से उसे लगता था कि ये जो मेरी बेटी है, ये पूरी तरह से मेरे जीवन को बर्बाद कर देगी और ये मुझे मेरी ज़िंदगी जीने नहीं देती। दोनों के बीच में काफ़ी हस्बैंड वाइफ के बीच में इन चीज़ों को लेकर काफ़ी झगड़े होने लगते हैं और झगड़े बहुत ज़्यादा होने लगते हैं। तो वो उसे ये लगने लगता है कि अब मैं इस आदमी को अपने से कैसे दूर करूँ, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में जो था उदित जायसवाल नाम का एक आदमी उसके बार में ही उसको मिला था, वो उसके जीवन में आ चुका था। अब उसको कोई भी रिश्ता अपने अच्छा नहीं लगता था। उसने सोचा कि अब मैं इन सब रिश्तों से कैसे अपना छुटकारा पाऊँ? तो वो अपने जेठ पर रेप का आरोप लगा देती है और पुलिस को बुला लेती है। इसी बीच में कहीं न कहीं शाहरुख को, उसकी माँ को और उसके जेठ को पुलिस पकड़ कर ले जाती है, लेकिन जब ये सच साबित नहीं होता तो उन तीनों को छोड़ दिया जाता है। इसी बीच माँ कहती है, बेटा ये तो अपनी हदें सारी पार कर चुकी है, अब तुम इसके साथ ना रहो तो ज़्यादा अच्छा है और इसको ऊपर का मकान हमने दे दिया है, ये वहाँ अपनी बेटी के साथ चैन से रहेगी। शाहरुख कमाता अच्छा था और तो वो कहता है ठीक है माँ, तो वो सारे लोग जो सेकंड फ्लोर था यानी थर्ड फ्लोर उस पर रहते हैं, चौथे मंजिल पर वो रहती है। पता ही नहीं चलता था कब में वो चली जाती थी, घर में लिफ्ट भी लगी हुई थी और जीना भी था। उसका आने-जाने का कुछ पता नहीं चल पाता था, लेकिन जब बेटी होते करते 8 साल की हो गई, तो 8 साल की बेटी काफ़ी बड़ी हो गई थी। उसको समझ में आने लगा था कि मम्मी ने सबको अलग कर दिया है और ये मेरे साथ रहती है, तो वो भी रोती-भिगोती थी और कहती थी मुझे भी अपने पापा और दादी-दादा के साथ में रहना है। वो कहाँ, लेकिन उसे ये सब चीज़ें बर्दाश्त नहीं थी और उसने एक दिन उदित के साथ मिलकर सोचा कि अब मैं इस बेटी को ही रास्ते से हटा दूँ और जब मैं इसे रास्ते से हटा दूँगी, तो फिर सारा काम हल्का हो जाएगा और तुम फिर मेरे साथ आराम से कभी भी यहाँ पर आ जा सकोगे, रह सकोगे। तो वो अपनी बेटी को तकिया लेती है और सोती हुई लड़की के मुँह पर तकिया रखती है और तकिए को जब तक दबाए रखती है, जब तक उसकी बेटी का दम नहीं निकल जाता। फिर भी उस औरत को तसल्ली नहीं होती और वो उसे उल्टा करके ज़मीन पर गिराती है और उसकी पीठ पर खड़ी हो जाती है, तो लड़की के मुँह से ब्लड आने लगता है
और जब ब्लड आने लगता है तो वो उस ब्लड को भी साफ़ करती है और जो बेड का बॉक्स होता है उसमें लड़की को बंद कर देती है। बंद करने के बाद में फिर उदित जायसवाल और रोशनी दोनों मिलकर बैठकर वहाँ पर शराब पीते हैं और गाने चलाकर डांस करते हैं, लेकिन वो ये भूल जाती है कि उसने अपनी बेटी को बॉक्स में बंद करा है। जब वो नेक्स्ट डे उठती है सुबह को तो उसका जब पूरा नशा उतर जाता है तो तब वो उसे याद आता है कि कमरे में तो स्मेल हो रही है। फिर से वो उदित को बुलाती है और बुलाने के बाद वो कहती है, अब हम क्या करें? तो वो कहता है, कोई बात नहीं, इस पर परफ्यूम छिड़क दो और छिड़कने के बाद में एसी ऑन कर दो, फिर जाके रोना-धोना जो तुम्हें करना है करना और अपने पति का, जेठ का, ससुराल वालों का सबका नाम लगा देना। वो कहती है ठीक है, परफ्यूम छिड़कती है, कमरे में एसी चलाती है और एसी के सामने अपनी बेटी को रख देती है। रखने के बाद में फिर दोनों पार्टी करते हैं और उसके बाद में फिर वो चीखती, पुकारती है, चिल्लाती है और सभी को इकट्ठा कर लेती है कि मेरे पति ने मेरी बेटी को मार दिया है। अब ये देखने के बाद सारा मोहल्ला इकट्ठा हो जाता है कि पति ने बेटी को कैसे मार दिया, वो तो अपनी बेटी के से बहुत प्यार करता है और ऊपर भी नहीं जाता था। जब पुलिस में वो कंप्लेन लिखवाती है, कंप्लेन में लेकिन पुलिस को इतना भी पता था कि इनका जो ये झगड़ा है काफ़ी पहले से चल रहा है, तो वो कहते हैं कि शाहरुख कैसे ऊपर आया? 4 मंजिल है, या तो जीने से आ सकता है और या फिर लिफ्ट से, जबकि लिफ्ट खराब हो चुकी थी और जो जीना था वो बंद था, कि फिर वो शाहरुख अंदर कैसे आया? जो कि वो एक पैर से अपाहिज भी है, वो पूरी तरह प्रॉपर चल नहीं पाता। यहीं से पुलिस का शक जो है वो गहरा जाता है और फिर पुलिस कहती है कि ऐसा कैसे पॉसिबल है? इसके बाद जाँच-पड़ताल शुरू की जाती है, लड़की को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। 8 साल की बच्ची थी, जब पोस्टमार्टम होकर आता है तो उसमें ये बताया जाता है कि लड़की तो 36 घंटे पहले ही मर चुकी थी। जब ये बात सामने आती है तब जाकर पुलिस को ये समझ में आता है कि रोशनी झूठ बोल रही है और वो इसी बीच फिर रोशनी को अरेस्ट कर लिया जाता है, पकड़ लिया जाता है, तब उस रोशनी के साथ में उदित जायसवाल को भी पकड़ लिया जाता है। तो वो उससे कहते हैं कि तुम दोनों ने ऐसा क्यों किया? तो वो बताती है कि मैं जो है नशे की आदी हूँ और मुझे नशा चाहिए हर हाल में, इसलिए मैंने सोचा था कि अपने पति को ही फँसा दूँगी, तो पति, जेठ और सास-नंदों को फँसाकर ये सब जेल में चले जाएँगे और सारी प्रॉपर्टी मुझे मिल जाएगी और मैं अपनी आज़ादी से अपना जीवन चला सकूँगी। कि मैंने ये सब चीज़ें सोची थी और ये सब चीज़ें सोचने के बाद ही मैंने और ये सब किया। जो रोशनी है वो रील्स बनाती है डांस की, क्योंकि वो बार डांसर थी, क्लब डांसर, तो वो बहुत अच्छा डांस करती है और उसकी काफ़ी फॉलोवर्स हैं, काफ़ी फॉलोइंग उसकी जा रही है, बहुत ज़्यादा उसकी रील्स उठती हैं। तो क्लब में जाकर वो डांस करती थी और फिर रील शूट करके उसको डालती थी और इन सब के चलते अपनी ज़िंदगी को आज़ाद करने के लिए ही वो अपनी 8 साल की मासूम बच्ची का मुँह पे तकिया रखकर उसकी हत्या कर देती है। क्या जीवन में अपनी खुशी ही सबसे बेहतर रह गई है? सबसे पहले क्या अपनी खुशी ही रह गई है? कैसा कलयुगी समाज आ चुका है। अभी कह रहे हैं कलयुग की शुरुआत है, तो इतनी घटनाएँ हो रही हैं कि माँ, माँ नहीं रही, बेटी, बेटी नहीं रहती, बेटे, बेटे नहीं रहते। किसी रिश्ते में किसी तरह का कोई शर्म या कोई मतलब मामत्व कहो नहीं है और रिश्तों में सिर्फ़ अपने बारे में ही सोचकर बच्चे और बड़े उल्टे-सीधे क कदम उठा रहे हैं और ये सब चीज़ें हमें देखने को समाज में मिल रही हैं। तो अगर मैं इस कहानी को बताकर या इस घटना को बताकर किसी को परेशान करना नहीं चाहती, सिर्फ़ इतना है कि कोई भी भविष्य में कोई भी हमें अगर डिसीज़न लेना पड़ रहा है, तो वो कुछ पल, कुछ दिन, कुछ घंटे के बिहाफ़ पर डिसीज़न ना लें, क्योंकि ज़िंदगी बहुत बड़ी होती है और इस ज़िंदगी में ज़रूरी नहीं कि सामने वाला हमारे हिसाब से ही चल पाए या वो जो कह रहा है, उस पर वो अमल भी कर पाएगा। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए, जागरूक रहिए। अगर कहानी अच्छी लगी है, तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।